नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान। देश में स्पेक्ट्रम की सबसे बड़ी नीलामी का सुझाव टेलीकॉम रेगुलेटर ने दिया है, जिसमें 5G स्पेक्ट्रम की पहली बार बिक्री होगी। ट्राई ने 700 मेगाहर्ट्ज के बैंड में प्रीमियम 4G एयरवेव्स के बेस प्राइस को 43% घटाकर 6,568 करोड़ रुपए प्रति यूनिट किया है। शुरुआती कीमत पर 3G, 4G और 4G एयरवेव्स की 9 बैंड में नीलामी से सरकार को 5 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए मिल सकते हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने सुझाव दिया है कि 3300 से 3400 मेगाहर्ट्ज और 3400 से 3600 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5G स्पेक्ट्रम के लिए 492 करोड़ रुपए प्रति यूनिट बेस प्राइस होना चाहिए। इसरो के लिए अलग स्पेक्ट्रम रखकर पूरी 300 यूनिट की नीलामी अगली बार की जाए। हर बिडर के लिए 5G स्पेक्ट्रम में 100 यूनिट की लिमिट तय की जाए, जिसमें किसी भी मोनोपोली न हो। और किसी दुरुपयोग से बचने के लिए उसने 5 साल के लॉक इन का प्रस्ताव रखा, यानी कि इस 5 साल के दरमियान वो इसे किसी और को बेच नहीं सकेगा। समझेंगे इस नई पॉलिसी को और भारत की चुनौतियां और 5G को लेकर हमारे सामने क्या बड़े हर्डल्स हैं और रोड मैप क्या है। 4 बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। गणपति सुब्रमण्यम हैं, ब्यूरो चीफ हैं पुथिया थलाई से। गणपति, स्वागत है आपका। दूसरे खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में यूके श्रीवास्तव साहब हैं, प्रिंसिपल एडवाइजर हैं ट्राई से। आपका स्वागत है। एनके गोयल साहब हैं, चेयरमैन हैं टेमा से और आप प्रेसिडेंट हैं CMI से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और BK सिंगल साहब हमारे साथ हैं, इस वक्त स्काइप से जुड़ रहे हैं आप लंदन से हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत में करना चाहूँगा श्रीवास्तव साहब आपसे कि भारत की जिस तरीके की ज़रूरतें हैं और जब हम देश में विकास दर को 9-10 तक पहुँचाने की कोशिश या फिर सपने को साकार करने की तरफ बढ़ते हैं, और ऐसे में जो सिस्टम है उसकी ज़रूरत और उसकी रीच बढ़ानी है, ऐसे में ट्राई की जो रिकमेंडेशन है उसमें एक बड़ा बदलाव है, वो है 43% बेस प्राइस को कम करने की बात कही गई है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है इस कदम की? देखिए, ऐसा है कि जो बेस प्राइस हम स्पेक्ट्रम का तय करते हैं उसके लिए बहुत सारे इनपुट्स चाहिए। सबसे बड़ा इनपुट है कि टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हो रही है। 2 साल पहले जो हमने रेट दिए, आज जो दे रहे हैं अगले 2 या 3 साल बाद देंगे, वो डिपेंड करेगा कि टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हो रही है, इकोसिस्टम कैसे डेवलप हो रहा है। इकोसिस्टम मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर अपना नेटवर्क बनाता है उसकी अवेलेबिलिटी, मोबाइल हैंडसेट जो आपके यहाँ है उसकी अवेलेबिलिटी, स्पेक्ट्रम कितना अवेलेबल है, ये सब तय करता है कि स्पेक्ट्रम का बेस प्राइस क्या होगा। तो इन सब को समझने के बाद, इकोनॉमिक कैलकुलेशन करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि इसमें 42-43% की कमी करने की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ टेक्नोलॉजी तय करता है और इकोनॉमिक्स तय करता है। लेकिन एक जो दलील दी जा रही है कि जो बिडर हैं उनकी उम्मीद कम लग रही थी और जो पिछला अनुभव है उसके लिहाज से, और इसके लिए हमने बेस प्राइस को कम किया है, ये कितना सही है? नहीं, ये सत्य नहीं है। देखिए, जो सर्विस प्रोवाइडर स्पेक्ट्रम, पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम बैंड खरीदता है उसकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको कौन सी सर्विस देनी है, कितनी देनी है, कितना नेशन वाइड डिप्लॉय करना है। पिछली बार मेगा ऑक्शन हुआ था, बहुत सारे बैंड्स अवेलेबल थे, सर्विस प्रोवाइडर्स ने वो बैंड्स पिकअप कर लिए जिन पे उनको सर्विस देनी थी। अब 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5G का जो 5th जनरेशन मोबाइल सिस्टम है उसका इकोसिस्टम डेवलप होने वाला है। तो अब उस पे बहुत ज़्यादा लोगों की निगाह है, वर्ल्ड ओवर इसमें निगाह है, बहुत दूसरे कंट्रीज़ में इसका ऑक्शन हुआ है और सर्विस प्रोवाइडर्स ने ख़रीदा है। तो हम जो दर तय करते हैं उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है, इकोसिस्टम का डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक कैलकुलेशंस हैं, इन सबको मद्देनजर रखते हुए हम ये रेट तय करते हैं। ओके, गोयल साहब, ये जो बदलाव है, ख़ास तौर पर पहले मैं दरों की बात करूं, ये और जिस दिशा में हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ट्राई की अगर ओवरऑल रिकमेंडेशंस को देखें, क्या इशारा मिल रहा है, कितनी मजबूती के साथ हम आगे बढ़ते दिख रहे हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद आज हमें यहाँ बुलाने के लिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री ओवरऑल जो है उसने रिकमेंडेशन ट्राई को बहुत अच्छे ढंग से लिया है, बहुत सराहा है। और ये एक ज़बरदस्ती की वो चल पड़ी है कि 43% कम किया है। सवाल कम ज़्यादा का नहीं है। जैसा शास्त्री जी ने कहा कि वो टेक्नोलॉजी क्या है, क्या उसका सिस्टम है, क्या उसका स्कोप है, क्या उसकी यूज है, वो देखकर ये प्राइस फिक्स किया गया। इसको किसी से कंपेयर करना ही गलत है मेरे हिसाब से। तो इस प्राइस के बाद ये भी एक गलत कहा जा रहा है कि ऑपरेटर्स की वजह से ऐसा हुआ है। नहीं, ट्राई इंडिपेंडेंट काम करती है और हर काम में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी रखती है। तो इंडस्ट्री ओवरऑल जो है आम इंडिया में और वर्ल्ड में सबने इसको अप्रिशिएट किया है। हम भी इसको अप्रिशिएट करते हैं।
गणपति, हम जब बात करते हैं टेक्नोलॉजी इंडिया की बात हो रही है और डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में संचार सेक्टर की अगर ओवरऑल बात करूं, इस वक्त जो खड़ा है और जब 5G की तरफ हम ले जाने की कोशिश, जो ट्राई की रिकमेंडेशंस हैं, गैप कहां पर है और जिसकी तरफ ये सिफारिशें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? अब इतने दिनों से जो हालत था 2G से 3G, 3G से 4G और अभी का जो हालत है 4G से 5G वाला, इसमें एक बड़ा सा अंतर है। कंपटीशन श्रिंक हो गया है, काफ़ी कम हो गया है। अब कुल मिला के 4 ऑपरेटर रह गए हैं कि प्राइवेट सेक्टर में 3 और एक गवर्नमेंट सेक्टर। वो गवर्नमेंट सेक्टर ऑपरेटर जितना गवर्नमेंट सरकार फाइनेंशियल बूस्ट देता है उसके हिसाब से कुछ कर पाएगा, अपनी अब तो नहीं कर पाएगा। बाकी तीनों में ऐसा कंपटीशन नहीं है कि ये स्पेक्ट्रम आज ही लेकर के हमने कल ही सर्विस रोल आउट करना है। वो जो पहले जो कंपटीशन पुश था वो अभी है नहीं, तो इसलिए ये भी थोड़ा धीरे धीरे ही काम करेंगे। पर लेकिन ये जो 5G टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी आजकल ऑप्टिक फाइबर केबल की वजह से घर में हमको जो स्पीड मिल रहा है विदाउट केबल वायरलेस में सेम स्पीड 5G ऑप्टिमल टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ करने से मिलेगा। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है हमारा जो डिजिटल प्रोग्रेस के लिए, ये बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंपटीशन नहीं है, इसलिए स्पेक्ट्रम का ऑक्शन में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा और उससे गवर्नमेंट को बहुत रेवेन्यू आएगा। ये उम्मीद करना अगर गवर्नमेंट करती है तो वो गलती होगी। ये मोर देन द रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, इट इज़ द बेनिफिट टू द कस्टमर एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। दैट इज़ हाउ आई थिंक वी शुड सी इट नाउ। ओके, बीके सिंघल सर, जिस तरीके से गणपति ने कहा, जब हम 5G की तरफ देखते हैं और वाकई ये सच दिखता है कि जब 2G या 3G या 4G से आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे वो कंपटीशन कम होता नजर आया खरीदारी को लेकर, या फिर उस सेक्टर में जो मार्केट में बड़े प्लेयर थे। इसे कैसे देखा जाए, और जब हम 5G की तरफ बढ़ने की बात हो रही है तो फिर इसका नुकसान या फायदा क्या दिखता है इंडस्ट्री को, कंट्री को और कंज्यूमर को? देखिए, नमस्कार। पहला तो मैं ये कहूँगा कि जो TRI की रिकमेंडेशंस हैं वो बहुत सराहनीय हैं, क्योंकि चाहे वो 43% जैसे गोयल साहब ने भी जिक्र किया इस चीज़ का, वो तो आंकड़े हैं, क्योंकि अब इसका ऑक्शन जब होगा उससे रियलिटी जो है प्राइस, स्पेक्ट्रम के प्राइस की, वो सामने आ जाएगी। जो सबसे बड़ी अहम चीज़ सुब्रमण्यम साहब ने बोली है वो है लैक ऑफ कंपटीशन। अब ये सुकड़ते सुकड़ते 2G, 3G, 4G, अब ये सारे 4 प्लेयर रह गए हैं। उनमें से जो सरकारी प्लेयर हैं वो अगर करना भी चाहें तो लगता है कि उनके लिए करना थोड़ा सा कठिन हो रहा है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा, मेरा जो विचार है वो उत्साहन देना चाहिए कि जो अब ये नए प्लेयर जो हैं, 5G टेक्नोलॉजी जो है वो 4G तक टेक्नोलॉजी जो थी वो एवोल्यूशन था। अब वो 5G टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी नई है, तो गवर्नमेंट की कोशिश ये होनी चाहिए कि वो अब नए प्लेयर मार्केट में लाने चाहिए ताकि कंपटीशन जिसको कहते हैं कि अच्छा हो। अब आज की तारीख में कंपटीशन जो है वो बहुत सिकुड़ गया है। मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं भविष्य में ये कार्टलाइजेशन ना हो जाए, प्राइसिंग वॉर की बजाय प्राइसिंग क्या बोलते हैं उसको, कोल्यूजन हो जाए। सो देखने की चीज़ ये है कि कंपटीशन को बढ़ाना पड़ेगा। वो किस तरह बढ़ाना पड़ेगा वो सरकार को उसके लिए सोचना पड़ेगा। उसका एक तरीका तो ये है कि जो अपना BSNL है उसको किसी तरह थोड़ी सी गवर्नेंस और इंडिपेंडेंस ज़्यादा देनी चाहिए। जो मेरा अभी तक विचार है वो अभी भी दे आर शैकल्ड बाय द पॉलिसीज, द CAG, CBC एंड CBC एटसेट्रा। उनको थोड़ी सी बोर्ड टाइप गवर्नेंस जैसे कि प्राइवेट कंपनी में चलती हैं जी, उस तरह से दें, तो ताकि वो एटलीस्ट 3 जो खिलाड़ी रह गए हैं उनको चेक में रखे, या नया कंपटीशन के लिए कुछ जरूर स्टेप्स उठाने चाहिए। ओके। लेकिन अब जो ये शिकायतें हैं कि स्पेक्ट्रम की प्राइस ज्यादा है कम है, वो तो मार्केट या मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी। वो मेरे विचार से, मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा कि TRI ने अच्छी रिकमेंडेशंस दी हैं। ओके सर। और अब तो सरकार को
और जो प्लेयर्स हैं अब उनको देखना है कि इस रिकमेंडेशंस को कैसे वो यूटिलाइज करते हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए ताकि डिजिटल इंडिया, डिजिटल रेवोल्यूशन, ई सर्विसेज जो हैं वो दूर दूर तक वायरलेस के माध्यम से भी पहुंचे। ये मेरा अपना विचार है। श्रीवास्तव सर, दो चीज़ें निकल रही हैं अब तक चर्चा में। पहली ये कि इस बार की जो तमाम, मैं कहूँ कि आपकी रिकमेंडेशंस या सुझाव जो हैं, उसमें कार्टलाइजेशन को रोकने के लिए, मोनोपोली न रहे, इसके लिए क्या खास प्रावधान आपने सोचे हैं, जिसका आपने जिक्र किया है, जिसकी सिफारिश की? और दूसरा कि जिस तरीके की हालत हमने देखी है 4G के दरमियान और कंज्यूमर के लिहाज से, उनकी रिड्रेसल सिस्टम या उनकी जो चिंताएं थी वो इसमें कहाँ पर और कितनी हम उनको फोकस कर पाए हैं? देखिए, हमने जब भी ऑक्शन किया है उसमें हर बैंड में एक कैप होता है कि अगर मान लीजिए जैसे हमने ये 3300 3600 वाला जो बैंड है उसको हम कर रहे हैं, तो उसमें टोटल जो स्पेक्ट्रम है 300 मेगाहर्ट्ज़ है, तो उसमें हमने एक कैप रखा है 100 मेगाहर्ट्ज़ का। 100 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा एक बिडर वो स्पेक्ट्रम नहीं ले सकता, तो इसलिए कोई स्पेक्ट्रम को मोनोपोलाइज नहीं कर सकता। उसी तरह से जितने भी बैंड है, 700 है, 800 है, 900 है, 1800, 2100, जितने भी बैंड हैं, सब में कैप है, और हमेशा ये कैप रखा जाता है ताकि एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर सारा स्पेक्ट्रम होल्ड न कर ले। एक बात। दूसरी बात जो आपने कही, जो 4G तक जो नेटवर्क था, नेटवर्क की जो हालत थी, वो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो 5G का नेटवर्क लगेगा, बाकी तो स्पेक्ट्रम जो हमने किया है वो 2G से लेके 5G तक के टेक्नोलॉजी चल सकती है, और जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन होता है वो टेक्नोलॉजिकली एग्नोस्टिक होता है, न्यूट्रल होता है, लिबरलाइज्ड है स्पेक्ट्रम। इसका मतलब कि आप एक स्पेक्ट्रम लेके उसमें जो चाहें वो सर्विस चला सकते हैं, लेकिन क्या आप सर्विस चलाते हैं, वो जो इकोसिस्टम जैसे मैंने पहले आपको बयान किया था, वो कैसा डेवलप होता है उस पर डिसाइड होता है। तो हम मानते हैं कि 3300 से 3600 में जैसे हमने कहा कि 5G चल सकता है नेटवर्क, तो ये 5G का नेटवर्क टोटली जो है डेटा सेंट्रिक नेटवर्क है, इसमें कॉल और कॉल से रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं। TRAI कॉल ड्रॉप और जो सेवाओं की गुणवत्ता है, इसके बारे में बहुत सख्त हमने कानून बनाए हैं, रेगुलेशंस बनाए हैं, जिसको सर्विस प्रोवाइडर्स फॉलो करते हैं, और जहाँ भी कहीं उसमें चूक होती है उनसे, उसमें हम उनको फाइनेंशियल डिसइंसेंटिव लगाते हैं। तो वो जो कॉल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें जो सख्ती है वो TRAI करता रहेगा। 5G नेटवर्क, आज की चर्चा का विषय 5G था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 5G तो डेटा सेंट्रिक होगा, और कस्टमर के नीड के हिसाब से वो 5G का नेटवर्क डिप्लॉय होगा। वो बहुत ज़्यादा डेटा डाउनलोड के लिए है या बहुत कम लेटेंसी के लिए है, जो जैसे कनेक्टेड कार्स और रोबोटिक सर्जरी वगैरह एप्लीकेशंस के लिए होता है। तो वो डिपेंड करेगा कि कस्टमर को किस तरह का नेटवर्क चाहिए, उस तरह का नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर डिप्लॉय करेगा। और ऑब्वियसली अगर वो उस रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करेगा तो जो एडवांस सर्विसेज हैं जिनके बात करें, जैसे कनेक्टेड कार्स हैं, रोबोटिक सर्जरी है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कनेक्टेड डिवाइसेस के हैं, वो नहीं चल पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर्स जो भी हम क्वालिटी ऑफ सर्विस के नॉर्म्स बनाएंगे उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और अच्छी सेवा दे पाएंगे। और क्या अलग अलग, अगर हम बैंडविड्थ की बात करें, क्या उसमें कोई एक कंपनी सभी जगह खरीद लेती है? उसकी मोनोपोली को रोकने के लिए उसमें किस तरह की शर्तें हैं, या फिर उसको रीसेल आउट करने की कोशिश करती है, जैसे कि हमने पहले देखा था? और जैसा मैंने आपसे जिक्र किया, देखिए दो बात है। एक तो यह है कि हर बैंड में जितना स्पेक्ट्रम अवेलेबल है उस पर एक कैप है, आप उससे ज़्यादा स्पेक्ट्रम नहीं खरीद सकते। इसका मतलब कि स्पेक्ट्रम 3-4 पार्टीज खरीद सकती हैं। दूसरा ये है कि स्पेक्ट्रम लेके आप इमीडिएटली उसको बेच नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेडिंग परमिटेड है लेकिन उसमें लिमिटेशन है। बाकी बैंड्स में 2 साल का लॉक इन पीरियड है, उसके बाद ही आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। 5G के नेटवर्क में हमने कोई रोल आउट ऑब्लिगेशन नहीं लगाया है कि सर्विस प्रोवाइडर किस किस एरिया में देगा, वो खुद तय करे कि कहाँ पे उसके रेवेन्यूज़ आ सकते हैं, कहाँ पे उसकी सेवाएं बिक सकती हैं। क्योंकि शुरू में हमारा मानना है कि महंगी सेवा होगी, हर एप्लीकेशन के लिए हर तरह के लोग इसको खरीद नहीं सकते। तो इसलिए वहाँ पे हमने एक 5 साल का लॉक इन रिकमेंड किया है सरकार को कि भाई अगर कोई ले जाए तो इसको 5 साल तक अपने पास रखे और सेवाएं दे, वो केवल इसको ट्रेड करने के लिए ना खरीदे। तो वो हमने एक उपाय सुझाया है गवर्नमेंट को। गोयल साहब, क्योंकि टेलीकॉम इक्विपमेंट से आप जुड़े हुए हैं स्टेशन से, हमारे देश में
अगर हम 5G को लागू करने की तरफ बढ़ते देख रहे हैं, ट्राई के कदम हैं, सरकार की कोशिश है, बेस प्राइस को कम करके कंपटीशन बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन क्या इस टेक्नोलॉजी के लिए बाकी जो एनवायरनमेंट है, जो सिस्टम है, वो तैयार है या फिर उसके लिए चुनौतियाँ क्या हैं अभी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा अपने सब दर्शकों को कि 2G, 3G, 4G एक टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन था जो सारी की सारी मोबाइल पर थी। 5G, 4G का अपग्रेड नहीं है। 5G एक सिस्टम है, इसके अंदर फिक्स लाइन भी है, सैटेलाइट भी है, इंटरनेट भी है, मोबाइल भी है, सब मिलाकर एक 5G कहा जा रहा है। तो यहाँ जो सिंघल साहब ने कहा कि कंपटीशन को बढ़ावा दिया जाए, हम सरकार से ये सिफारिश कर रहे हैं कि इसमें नए प्लेयर्स कैसे आए। ज़रूरी नहीं है कि केवल मोबाइल ऑपरेटर को ही रखा जाए, दूसरे लोग भी आ सकते हैं। दूसरा ये है कि 5G देश के लिए, समाज के लिए बहुत हितकारी होगा। जैसे हम लोग बात करते हैं हेल्थ का है, एजुकेशन का है, एग्रीकल्चर का है, हाउस सिक्योरिटीज़ का है, कार्स का है, सब में काम आएगा। लेकिन एक तीसरा एंगल ये भी है कि BSNL को हमको स्ट्रॉन्ग करना है। एक हमेशा स्ट्रॉन्ग प्लेयर साथ चाहिए जो प्राइवेट सेक्टर के साथ चढ़ सके, तो वो भी हम चाहेंगे सरकार से कि BSNL को स्ट्रॉन्ग किया जाए। लेकिन अब तक की जो अनुभव हैं उसके हिसाब से BSNL लगता नहीं कि उन प्राइवेट प्लेयर्स के सामने खड़ा हो पा रहा है। क्षमता ज़रूर कहते हैं लोग हैं, लेकिन फिर बंदिश क्या है कि वो उनके सामने टिक नहीं पाता है। ये जो आपने कहा, उसके बावजूद भी BSNL की प्रेजेंस से ही हम मार्केट में लोगों को अच्छी सेवाएं दे पाते हैं एज ए कंट्री। क्योंकि अगर कोई प्राइवेट ऑपरेटर किसी प्रकार के किसी गलत स्टेज पे जाएगा या रेट कम ज़्यादा करेगा तो BSNL का एक चेक अवेलेबल रहता है, और BSNL की सर्विस आज भी पूरे हिंदुस्तान में सब जगह मिलती है, तो ये उसके लिए फ़ायदेमंद है। BSNL हमारे देश के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छी बॉडी है और उसको हमें स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं उनको, जो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम होती है, उसको लेकिन फेस कर रहे हैं और कर सकते हैं। ओके गणपति, एक आम कंज्यूमर के नज़रिए से और देश के नज़रिए से 5G की जब बढ़ने की बात हो रही है, क्या बड़ी चीज़ें हैं जो बदलने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बीच में क्या ऐसे बड़े पॉइंट्स या हर्डल्स हैं जिन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है ताकि हमारे पिछले जो कड़े अनुभव या कड़वे अनुभव थे वो दोबारा सामने ना आए? बहुत दिनों से कविन जी एक उम्मीद है कि घर में एक कनेक्टिविटी पॉइंट होगा जिसमें मेरे को वाईफाई भी मिलेगा, टेलीफोन भी मिलेगा, मैं मूवी भी देख सकता हूँ, मेरा DTH भी उसमें आ जाएगा, सब कुछ उसमें व्हाटएवर कनेक्टिविटी जो चाहिए सब कुछ वहाँ से मिलेगा, ऐसा करके है। लेकिन अभी तक जो है वो रियलिटी नहीं हो पाया। 5G की लेके आने से अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा, तो जो नेटवर्क वगैरह, इक्विपमेंट वगैरह सब उसका कंपैटिबल बनेगा तो वो हो सकता है। तो फिर मेरे को जो है बहुत सारा चीज़ों के लिए इधर उधर भागने की बजाय घर में से काम कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग आपको करना है तो अभी आम नेटवर्क वगैरह से नहीं कर सकते हैं, इतना पावरफुल नहीं होते हैं वो। लेकिन 5G का अच्छा नेटवर्क अगर आ जाए तो आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं वो काम। तो ये बहुत कस्टमर के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन इसमें बहुत सारा दिक्कतें भी हैं। वन, द ऑपरेटर्स हैव टू कम फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट। अभी जो उनका जो फाइनेंशियल हालत है उसमें वो इन्वेस्ट करने की 1 के 2 बार 4 बार सोचते हैं वो। तो अच्छा इन्वेस्टमेंट करके बढ़िया एनवायरनमेंट में ये लाएंगे तो अच्छा सर्विस होगा, कस्टमर विल ऑल्सो बी रेडी टू पे। बट लेकिन अभी करेंगे क्या, कितना टाइम लगाएंगे पता नहीं। कम से कम ये तो लगता है कि 2-2.5 साल में तो 5G का आना मुश्किल है। 2-2.5 साल आप कह रहे हैं? हाँ, 2-2.5 साल का तो मुश्किल है, उसके बाद ही आ पाएगा 2020 और लेटर ओनली। राइट नाउ इन द US T-Mobile वगैरह ऑलरेडी इसका काम कर रहे हैं, नोकिया वगैरह को बड़ा ऑर्डर मिल रहा है, कोरिया, UK सब जगह कोशिश हो रही है कि भाई जल्दी से 5G लेके आओ, ये डेटा कनेक्टिविटी वगैरह और स्ट्रेंथन करो। तो ऑलरेडी सम पायलट बेसिस ऑल्सो वर्क इज गोइंग ऑन। तो वी शुड ऑल्सो एनकरेज दैट एंड ट्राई टू मूव टू दिस टेक्नोलॉजी विच विल बी मच फास्टर। एंड इवन दो इट इज़ डेटा सेंट्रिक, वो वॉइस कॉल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी 4G में हम देख रहे हैं कि इवन वॉइस कॉल्स आर गोइंग थ्रू डेटा नेटवर्क ओनली, सो इट विल बी इवन बेटर क्वालिटी ऑफ वॉइस। सो वो कर सकते हैं। फॉर दैट वी नीड मोर कंपटीशन। एक तो गोयल साहब और सिंघल साहब ने बोला है, वो मैं भी मानता हूँ उसको, कि BSNL should be a strong player, not just BSNL and MTNL should be merged together and a strong entity to compete with the private players. Then the private sector will also be forced to compete and provide better quality services. आज अगर मेरे को कोई प्राइवेट प्लेयर से अच्छा सर्विस नहीं है, इमीडिएटली आई कैन गो टू गवर्नमेंट सर्विस। वो पॉसिबिलिटी अभी बहुत कम है, तो इसलिए कस्टमर को मुश्किल आता है। बट इन फ्यूचर इट कैन हैपन।
लेकिन स्पेक्ट्रम, होर्डिंग, इन सब चीज़ों के बारे में आजकल चिंता नहीं है। जैसे श्रीवास्तव साहब ने बोला, ऑलरेडी कैप वगैरह है। अगर नहीं भी होता वो, आज के ज़माने में ऐसा लगता नहीं है कि कोई स्पेक्ट्रम खरीद के रख लेगा, होर्डिंग करेगा, कल बेचने की कोई ऐसा उम्मीद तो है नहीं। उस तरह की गुंजाइश नहीं है। मोर देन दैट वी हैव टू एनकरेज कंपटीशन एंड ब्रिंग बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस। ओके, अभी के सिंगल सर, एक आखिरी कमेंट में आपका चाहूंगा, दो बातें समझना चाहूंगा। पहला ये कि जब हम 4G में थे, हमने सुना कॉल ड्रॉप या दूसरी प्रॉब्लम्स जो आ रही थी, और ये कहा गया कि सर्विस प्रोवाइडर उस तरह का निवेश नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं अपने सिस्टम को वाइडन करने के लिए, बैंडविड्थ को बढ़ाने के लिए। लेकिन जब हम 5G की बात कर रहे हैं तो फिर हम इस उम्मीद को एक बार फिर से करें, बेईमानी दिखेगी। तो फिर किस तरीके से आप देखते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर इसको एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकार करते हुए इस कदम ताल करते नजर आएंगे जो कि ट्राई कह रहा है या जो सरकार चाह रही है? देखिए, ऐसा है कि डेटा की इन्वायरमेंट में कॉल ड्रॉप की जो है जगह है हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक बार अगर कॉल ड्रॉप हो गया तो डेटा को सारे को दोबारा से करना पड़ेगा। इसलिए ऑपरेटर्स को ये बहुत ख्याल करना पड़ेगा कि जो नेटवर्क जो है वो रोबस्ट होना चाहिए, ताकि कोई कॉल डिस्कनेक्शन ना हो। वॉइस कॉल में डिस्कनेक्शन हो जाए, आप दोबारा डायल कर सकते हैं। डेटा में अगर डिस्कनेक्शन होंगे तो आपको फिर शुरू से सब कुछ करना पड़ेगा, रेपिटिशंस होंगी, फिर रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। इसीलिए ये एक चीज जो है बहुत जरूर और अहमियत रखती है कि नेटवर्क जो है वो रोबस्ट होना चाहिए। और मेरे बाकी जो और मित्र हैं इस प्रोग्राम में, उन्होंने भी कहा है कि BSNL को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और मेरी गुजारिश यह है कि जब ये राज्यसभा टीवी लोग देखें तो इस पॉइंट को जरा एक बारीक नजरिए से देखें कि BSNL की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाई जा सकती है, कैसे गवर्नेंस बढ़ाई जा सकती है, ताकि वो एक कड़ा मुकाबला प्राइवेट सेक्टर्स को दे पाएं, टैरिफ के मुकाबले में भी, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के मुकाबले में भी। क्योंकि BSNL के पास आज भी सबसे ज्यादा और पावरफुल जो है नेटवर्क है, और बहुत उनके पास काबिलियत है, और उस काबिलियत को जरूर सामने रखते हुए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ओके सर, ये मेरी एक सरकार से गुजारिश है और सब लोगों से गुजारिश है कि ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। बाकी ये कैप वगैरह तो है, ये चलती रहेगी। होर्डिंग भी जो है वो जी, उस पर आपने बात की सर। वो कोई जिस तरीके से बात सबने कही है कि कैपिंग और सब प्रावधान किए गए। आखिरी कमेंट श्रीवास्तव साहब, बड़े निवेश की क्या जरूरत होगी प्राइवेट जो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर हैं, और उसकी तरफ वो कितने, मैं कहूँ कि आगे आते हुए नजर आ रहे हैं, या उनकी कुछ शंकाएं हैं अभी? नहीं, वो देखिए, निवेश की तो ज़रूरत पड़ेगी, नई टेक्नोलॉजी आप लाएंगे, नेटवर्क डिप्लॉय करेंगे, लेकिन यह है कि वो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स उस चैलेंज को मीट करेंगे। ये तो बिजनेस है, और इसमें पैसा लगाएंगे, पैसा वापस मिलेगा और लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। क्योंकि पहले कहा गया कि उनकी बिल बुक खराब हो रही है, बड़ा निवेश हो चुका है, उस तरह का मुनाफा नहीं है। देखिए, ये सब तो बातें होती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई इंडस्ट्री बंद होती है या कोई सेक्टर बंद होता है। लोगों को अच्छी सेवाएं मिलेंगी। सबसे बड़ी बात हमने क्या कर दी कि आपको 5G सर्विस चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो हमने सब मुहैया करा दी। अब ये सर्विस प्रोवाइडर्स पे है कि वो उसको फंड्स अरेंज करें, स्पेक्ट्रम का ऑक्शन विन करें, सर्विस रोल आउट करें और लोगों को अच्छी सेवाएं दें। चलिए, बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि देश में 5G को लेकर तैयारी किस तरीके की है, ट्राई की सिफारिश क्या है, मंशा क्या है, लक्ष्य क्या है, और अब देखना होगा कि कितने जल्दी ये जमीन पर उतरता है। और बात आप दर्शकों की राय की। हमने कार्यक्रम किया था 1 अगस्त को ई कॉमर्स पॉलिसी ड्राफ्ट को लेकर जो सामने आई है, उसको लेकर हिमांशु टेवेकर लिखते हैं कि ई बाजार के पेश किए गए ड्राफ्ट पर चर्चा के लिए राज्यसभा टीवी का धन्यवाद। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में ई बाजार रोजगार, विदेशी पूंजी और विकास में महत्वपूर्ण साधन की भूमिका निभा सकता है, और इसके लिए इसका सही उपयोग जरूरी है। हमारे एक और दर्शक दीपिका ने लिखा है कि ई कॉमर्स के इस ड्राफ्ट से भारत में स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, इनोवेशन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। ड्राफ्ट पॉलिसी में ई कॉमर्स में जो स्थानीय सर्वर, उपभोक्ता संरक्षण को लेकर बातें बताई गई हैं, उससे कंपनियों पर लगाम लगेगी। आप दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी राय, सुझाव यूं ही हमें लिखते रहिए। आप मेल कर सकते हैं हमारे जीमेल के एड्रेस पर, और साथ ही साथ तमाम देश देशांतर के पुराने कार्यक्रम आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।